बच्चों ये सवाल देखिए, एक समान चार्ज से गतिमान इलेक्ट्रॉन व प्रोटॉन, ये प्रोटॉन लिखा पी का मतलब प्रोटॉन से बद्ध डी ब्रोगली तरंगदैर्घ्य ज्ञात करना है, इसका मान ज्ञात करना है। और आपको पता है मेरा प्रोटॉन का जो द्रव्यमान है इलेक्ट्रॉन के द्रव्यमान का 1840 होता है। तो सबसे पहले हम लिखेंगे डी ब्रोगली तरंगदैर्घ्य का, ये देखिए होता है, उसका मान होता है ये हमको पता है। अब देखिए एक समान चार्ज से गतिमान दोनों का सेम इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन से बद्ध द्विध्रुवीय तरंगदैर्घ्य, ये तरंगदैर्घ्य लैम्डा निकालना है। लैम्डा को पता चला है एक बार मेरा इलेक्ट्रॉन के लिए और दूसरा क्या कर रहा है प्रोटॉन के लिए, लैम्डा ई लैम्डा भी ज्यादा है ये इसको सिंपल कर इसका मतलब सीधी का इस सीधी रहेगा, एम एम की नहीं रहा यहाँ पे करेंगे एम का जो इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान एम का समान होगा इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान, और बी कह रहा है दोनों की समान चार्ज है यहाँ पे अगर लेंगे ये कर लें प्रोटॉन के लिए ये देंगे लैम्डा का मान पास होगा, ये तो हमें समान देख के लिए मान लेते हैं समीकरण का क्या है और तो बाहर कर देंगे और बाहर करेंगे ये हो गया इलेक्ट्रॉन के तरंगदैर्घ्य और ये क्या हो जाएगी प्रोटॉन के तरंगदैर्घ्य, जब भाग करेंगे ये ऊपर का नीचे होगा भाग करेंगे तो करेंगे एल बटे ऊपर को नीचे करेंगे एल बटे इससे क्या होगा कि ये से इसका हो जाएगा और बी से भी क्या हो जाएगा एम भी कितना देगा ऊपर आ जाएगा, ठीक है, और नीचे क्या आ जाएगा यहाँ पे लिखा लैम्डा ई यहाँ पे लिखा लैम्डा ई बटे लैम्डा ई। अब देखिए एमपी यानी मास ऑफ प्रोटॉन, और यहाँ पे दिया है कि प्रोटॉन का द्रव्यमान, प्रोटॉन का द्रव्यमान, प्रोटॉन का जो द्रव्यमान है इलेक्ट्रॉन के द्रव्यमान का कितने गुना है 1840 गुना है। देखिए कह रहा है मास ऑफ जो प्रोटॉन है वो इलेक्ट्रॉन के द्रव्यमान का 1840 गुना, यानी एमपी जगह पर कर सकते हैं, एमपी जगह पर सकते हैं 1840 गुणे एमपी बटे एमपी लिखा एमपी लिखा हो जाएगा तब जाएगा इलेक्ट्रॉन का तरंगदैर्घ्य हो गया, इलेक्ट्रॉन की तरंगदैर्घ्य हो गया 1840 गुणे का होगा गुणा करेंगे तो लैम्डा ई बराबर क्या हो जाएगा 1840 गुणे लैम्डा ई, इसका मतलब क्या हुआ जो इलेक्ट्रॉन की तरंगदैर्घ्य होगी वो प्रोटॉन की तरंगदैर्घ्य 1840 गुनी होगी, ठीक है। आप अनुपात पूछे तो अनुपात भी निकाल सकते हो, तो अनुपात कितना आ जाएगा लैम्डा ई अनुपात लैम्डा ई अगर निकालेंगे पी तो 1840 अनुपात पी आ जाएगा, ठीक है। देखिए अगला सवाल देखते हैं, प्रोटॉन का अल्फा कंटीन डी ब्रोगली तरंगदैर्घ्य अंडर रूट 8 अनुपात 1 के अनुपात में उनकी गति जो है अनुपात ज्ञात करना है, ठीक है, और दिया है एम अल्फा बराबर 4 ठीक है। अब देखते हैं प्रोटॉन में अल्फा कंटीन गति सॉरी डी ब्रोगली तरंगदैर्घ्य, तो डी ब्रोगली तरंगदैर्घ्य की गति लैम्डा बराबर, क्योंकि गति ऊर्जा में है तो गति ऊर्जा वाला हम सूत्र लगाएंगे, ठीक है। लैम्डा बराबर क्या होगा h लैम्डा बराबर क्या होता है लैम्डा बराबर क्या होता है देखिए h बटे अंडर रूट 2m के, यहाँ m क्या होता है द्रव्यमान होता है, क्या है द्रव्यमान, ठीक है, ओके क्या गति ऊर्जा। अब सूत्र में क्या ये जो सूत्र किया अब प्रोटॉन की वैल्यू निकालेंगे तो उसको लैम्डा लिख सकते हैं h तो सेम ही रहता है उसको यहाँ पे लिखा है क्योंकि प्रोटॉन क्या है लिख सकते हैं और फिर यहाँ लिखते हैं प्रोटॉन की वैल्यू क्या है समीकरण में क्या कर सकते हैं अगर हम इसको बोलेंगे तो और निकालेंगे लैम्डा अंडर रूट अल्फा कंटीन्यू ऐसे सेम ही रहेगा अंडर रूट हो गया एम हो गया ये हो गया अल्फा और ये क्या है अल्फा समीकरण नंबर दो हो जाएगा, समीकरण नंबर 1 से 2 को भाग कर देंगे तो लैम्डा भी ऊपर हो जाएगा नीचे क्या हो जाएगा लैम्डा अल्फा, इसको भाग करेंगे तो देखिए भाग करेंगे तो एच एच नहीं कहाँ जाएगा कितना जाएगा यू एच कहाँ जाएगा ऊपर ये कहाँ आएगा नीचे, ये अगर ये कहाँ यानी ये अनुपात यहाँ से यहाँ कहाँ जाएगा नीचे अंडर रूट 2 एम अल्फा इंटू के अल्फा, और अनुपात में क्या आ जाएगा अंडर रूट 2 एम के और के समझ में आएगा ना। तो इसको जब भाग करेंगे देखिए ये इसके नीचे इसे बटे लिखेंगे और ये ऐसे कहाँ जाएगा कट जाएगा, और जब 4 पद होते हैं तो नीचे का बाहर जोड़ा होता है और बाहर का नीचे से, बाहर का बाहर से और बीच का बीच से हो जाएगा, ऐसे हम करते हैं, ठीक है। अब इसको तो कैसे हल करेंगे आसान तरीका देखिए
इसको ले सकते हैं अंडर रूट टू, बड़े का ले सकते हैं अंडर रूट एम अल्फा, अंडर रूट के अल्फा। इसको ले सकते हैं अंडर रूट टू, अंडर रूट एम एन ऐसे अंडर रूट कर सकते हैं के पी। इससे ये क्या होगा, ये क्या हो जाएगा, कट जाएगा। ठीक है, और लैम्डा पी और लैम्डा अल्फा, ये लैम्डा पी अपॉन लैम्डा अल्फा हो गया, लैम्डा पी अपॉन लैम्डा अल्फा। अब देखिए क्या, देखिए एम अल्फा का जो मान है वो कितना दिया है, 4 एम। तो अंडर रूट के अंदर यहाँ था एम अल्फा था, यहाँ पे देंगे एम अल्फा दे दिया तो क्या लिखेंगे ये 4 और एम पी लिख देंगे। नीचे क्या लिखा है देखिए अंडर रूट एम पी, यहाँ पे लिखा अंडर रूट के अल्फा अंडर रूट के पी। ठीक है, यहाँ तक आपको दिक्कत नहीं। अब देखिए ये हो जाएगा लैम्डा पी अपॉन लैम्डा अल्फा, 4 का वर्गमूल 2 हो जाएगा। यहाँ पे क्या बचेगा अंडर रूट एम पी अंडर रूट एम पी ही रहेगा। ये देखिए अंदर क्या रहेगा अंडर रूट के अल्फा अंडर रूट के पी, इससे ये होगा, ये भी क्या हो जाएगा लग जाएगा। अब देखिए इसमें क्या बचा लैम्डा पी अब बटे लैम्डा अल्फा, और इनका अनुपात दिया है, कितना दिया है अंडर रूट 8 और बटे का दिया है 1। अगर क्या बचा है देखिए 2 गुणे अंडर रूट के अल्फा अंडर रूट के पी। ठीक है, दोनों का स्क्वायर वर्ग कर देंगे तो अंडर रूट 8 का वर्ग 8 हो जाएगा, 1 का स्क्वायर 1 ही रहेगा, 2 का स्क्वायर 4 रहेगा, 1 का अंडर हो जाएगा तो के अल्फा बटे का देगा के पी। 4 एकम 4 4 दूनी 8, 2 बटे 1 और यहाँ का हो जाएगा के अल्फा बटे के पी, यानी के अल्फा अनुपात के पी बराबर 2 अनुपात 1। इस प्रकार इसका उत्तर कितना होगा 2 अनुपात 1। ये बढ़िया सवाल है, गणित के लिए महत्वपूर्ण है, इसको ध्यान से देखिए। ठीक है, देखिए थोड़ा सा हम करके कहते हैं, अच्छा सवाल है, कह रहा है इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी में त्वरक विभव का मान ज्ञात कीजिए। त्वरक विभव यानी विभवांतर। देखिए इलेक्ट्रॉन की तरंग होती है तो कोई ऐसा सूत्र प्रदान करते हैं जिसमें लैम्डा का लैम्डा और वी आए, तो लैम्डा बराबर एक सूत्र को लेकर ये भी तक देगा, ये चीज कहते हैं इलेक्ट्रॉन से बने वाले, उसमें आता है लैम्डा बराबर अंडर रूट 150 बटे वी और यहाँ पे लिखा होता है एंगस्ट्रॉम, न्यूटन एंगस्ट्रॉम। ठीक है, तो कुछ नहीं करना है आपको, देखिए लैम्डा सबसे पहले क्या करते हैं लैम्डा बना के मीडियम एक क्या लेंगे एंगस्ट्रॉम, क्या लेंगे एक एंगस्ट्रॉम। ठीक है, तो आप दो तरीके से बता देता हूँ, दो तरीके से जवाब पूछा एग्जाम में। तो क्या करते हैं दोनों को सॉल्व करेंगे, लैम्डा का इसका वर्ग करेंगे कितना हो जाएगा, देखिए लैम्डा का 150 बटे का वी। देखिए लैम्डा का मान हमको पता है तो हम क्या कर लेंगे, छोटा ही लेते हैं तो वी बड़ा ही लेंगे। ठीक है, बस पहले लिखा है। नेक्स्ट सवाल देखिए, देखिए नेक्स्ट सवाल देखिए, एक प्रोटॉन है तथा एक अल्फा का समान विभवांतर तक पहुंच गया था, अभी मैंने बताया था। और द्विध्रुवीय तंत्र, तो द्विध्रुवीय तंत्र लैम्डा बराबर, अभी हमने देखा था लैम्डा बराबर था अंडर 150 बटे क्या होता है वी। अगर ये लिखना चाहे तो अंडर रूट अगर होता है 150 का वर्गमूल लेते तो इसको अगर अगर करते हैं तो इसका मान आता है 12.27 और बटे का रहेगा भैया अंडर रूट वी रहेगा। ठीक है, 12.27 ये हो गया लैम्डा का मान। तो लैम्डा बराबर हो गया 12 इसको लिखा मैंने 27। ठीक है, तो लिख देंगे इसको प्रोटॉन है, इसको हम प्रोटॉन के लिए लिख देते हैं। प्रोटॉन के लिए तो विभवांतर दोनों पास सेम ही है, विभवांतर दोनों पास सेम है, तो इसको ये लिख देते हैं। अगर निकालेंगे लैम्डा, अल्फा का निकालेंगे तो लैम्डा अल्फा निकालेंगे तो 12.27 अपॉन में क्या आएगा अंडर रूट वी आएगा। तो ये विभवांतर है, अभी तक हमने देख लिया न्यूटन में विभव है। 1 से 2 को
जो है न्यूट्रॉन की डीवीटी समान है, तो दोनों में से गति ऊर्जा किसकी अधिक होगी। देखिए सिंपल सा लैम्डा बराबर क्या होगा, h तीन को लंबी ले सकते हैं, दूसरे को मतलब चार कंपनी भी लिखते हैं न्यूट्रॉन के लिए, ये हो गया। अब देखिए अगर दोनों में अगर प्रोटॉन के लिए निकले और न्यूट्रॉन के लिए निकले तो डी दोनों का जो है सेम है, लेकिन लैम्डा दोनों का सेम है, तो गति ऊर्जा किसकी अधिक होगी, यही बात है। देखिए लैम्डा का अगर इससे हम लोग दिखाना e से विथ समानुपाती है, तो देखिए चूंकि है ना गति जो है दोनों की सेम, सॉरी तरंग दैर्घ्य क्या है, देखिए डी पूरी तरंग दैर्घ्य सेम है, तो गति ऊर्जा किसकी अधिक होगी और कम होगी। तो देखिए हम लोग क्या करेंगे, अगर यहाँ से देखिए लैम्डा का समय m से लिखिएगा, यहाँ पे जिसका द्रव्यमान कम होगा उसकी तरंग दैर्घ्य क्या होगी, अधिक होगी, है ना, इसकी तरंग दैर्घ्य ये चीज और लिख सकते हैं, गति ऊर्जा की होगी अनुपाती होगी द्रव्यमान, सॉरी अनुपाती होगी द्रव्यमान की। अब हम देखते हैं यहाँ पे प्रोटॉन, अगर यहाँ पे केमिकल देखा जाए तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है, तो प्रोटॉन जो है प्रोटॉन की अपेक्षा न्यूट्रॉन और अधिक हल्का है, न्यूट्रॉन ज़्यादा हल्का है और प्रोटॉन उससे भारी है, यानी न्यूट्रॉन का द्रव्यमान बहुत कम है, प्रोटॉन का द्रव्यमान से, तो प्रोटॉन का द्रव्यमान अगर कम होगा तो गतिज ऊर्जा उसकी क्या हो जाएगी, अधिक हो जाएगी। और प्रोटॉन की देखिए ध्यान सुनिए, न्यूट्रॉन का द्रव्यमान कम है इसलिए उसकी गतिज ऊर्जा क्या होगी, अधिक होगी, इसकी अपेक्षा प्रोटॉन की अपेक्षा, तो प्रोटॉन का द्रव्यमान न्यूट्रॉन की अपेक्षा अधिक होता है, इसलिए गतिज ऊर्जा जो होगी उसकी न्यूट्रॉन की अपेक्षा कम होगी, है ना। अगर ये सवाल मैं पूछ सकता हूँ, ऐसा सवाल क्या सकते हैं, इसमें आपसे क्या पूछेगा, आपको द्रव्यमान दे देगा और तरंग दैर्घ्य पूछेगा, तो जिस कण का द्रव्यमान कम होगा उसकी तरंग दैर्घ्य क्या होगी, अधिक होगी, क्योंकि संबंध क्या है, विद्युत अनुपाती, है ना। अगर ये सवाल आया था, ये सवाल गलत था, ठीक है। ऐसा है कि दोनों की ऊर्जाएं समान है, ई समान है, तो अब बताइए तरंग दैर्घ्य किसकी अधिक होगी, तो देखिए m किसका कम है, m कम है, न्यूट्रॉन का कम है, न्यूट्रॉन की ज़्यादा m कम है, तरंग दैर्घ्य क्या हो जाएगी, अधिक हो जाएगी, तो ये सवाल गलत है, ये सवाल बिल्कुल कई तरीके से पूछा जा सकता है, ठीक है। एक इलेक्ट्रॉन तथा एक प्रोटॉन एक समान वैद्युत क्षेत्र में स्थिर है, ठीक है, यानी एक इलेक्ट्रॉन है और जो प्रोटॉन है दोनों का वैद्युत क्षेत्र जो है ई वो सेम है, ठीक है। अब अगर इसका थोड़ा अधिक होगा कि होगा, तो देखिए सिंपल समझिए, देखिए अगर हम बात करें आवेश की, तो m बराबर है बल वितरण के, तो बल क्या होता है, m बराबर क्या होता है, q, m बराबर क्या होता है q गुना, और m बराबर अगर q इंटू w है तो ये, तो देखिए दोनों का वैद्युत क्षेत्र क्या है, देखिए यहाँ पे समान है, तो ये हो गया। मान लीजिए ये चीज़ हम इलेक्ट्रॉन में निकाले हैं, ये चीज़ निकाले प्रोटॉन निकाले, दोनों का वैद्युत क्षेत्र समान है, और इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन दोनों का आवेश भी समान होता है, बस मतलब थोड़ा अंतर होता है, बाकी यानी माइनस प्लस का, बाकी आवेश भी सेम होते हैं, क्योंकि यानी दोनों पे बल तो सेम लगेगा, ये क्वेश्चन में मान लो अगर पूछेगा बल क्यों सेम लगेगा तो आप बता सकते हैं, ठीक है। तो यार लेकिन इसका थोड़ा अधिक होगा कि होगा, तो थोड़े के लिए देखिए दो का फार्मूला लिखेंगे, अगर दोनों में हम लोग का m बराबर क्या हो जाएगा, अगर वहाँ से निकालेंगे m का क्या लिखेंगे, क्योंकि m तो दोनों का सेम लगेगा, लेकिन m दोनों का सेम नहीं रहेगा, है ना, m दोनों का सेम नहीं रहेगा। अब आता है इलेक्ट्रॉन और दूसरा क्या है प्रोटॉन, ठीक है, तो m दोनों का क्या नहीं है, सेम नहीं है, लेकिन इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान जो है प्रोटॉन के द्रव्यमान से कम है। अब देखिए जो इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान है और प्रोटॉन का द्रव्यमान, तो इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान जो है, इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान जो है इसको कम है, किससे, प्रोटॉन के द्रव्यमान से। अब देखिए जिसका मान कम होगा, जिसका मान कम होगा उसका गुण क्या आएगा, अधिक, इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान कम है इसलिए द्रव्यमान का क्या होगा, अधिक होगा, प्रोटॉन का द्रव्यमान की अपेक्षा, ऐसा नहीं कि ये वैसे अधिक होगा, सब सही है, सब हमेशा सही है, इन दोनों में अगर तुलना की जाए तो इसमें इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान कम है प्रोटॉन के द्रव्यमान से, तो अगर इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान कम है तो उसका त्वरण अधिक होगा, इससे प्रोटॉन के द्रव्यमान की तुलना में, बस यही हम लोग कार्य लिख देंगे, ठीक है। चलिए देखिए एक गुलाम आवेश में इलेक्ट्रॉनों की संख्या, इलेक्ट्रॉनों की संख्या का मतलब q बराबर क्या होता है, देखिए n ही होता है, यहाँ से n निकालेंगे तो q बटे का हो जाएगा e हो जाएगा, n बराबर q का मान देखिए एक गुलाम है और e का मान कितना होता है 1.6 गुणे 10⁻⁻19, 10 को हटा देंगे कितना हो जाएगा 0, 10 को 16 से भाग करेंगे तो 10 का 16 का भाड़ा पड़ेंगे 10,000 ऐसा आएगा नहीं, तो 0 पर लगाएंगे तो ऊपर हो जाएगा 100 और 16 पंचे 80, 16 छक्का 96, बचा होगा 4, 10 लगाया था 0 बढ़ा होगा 16 दूनी 32, 40 हो गया होगा, आप बताओगा 16 पंचे 80, 80,000 माइनस का 19 ऊपर लेंगे प्लस के होंगे, ये होगा इलेक्ट्रॉनों की संख्या। अगर इसको बढ़ा देंगे तो बस ये 18 हो जाएगा, वहाँ पे कितना, ये यहाँ पे 10 बढ़ाएंगे एक अंक तो यहाँ पे कम हो जाएगा 18 हो जाएगा, ठीक है। अगर आप इसे देखिए वैद्युत फ्लक्स का
सूत्र देखिए, बैजिक प्लस को अगर देखा जाए तो बैजिक प्लस को लिखते हैं हम लोग फाई से, ठीक है। तो फाई ई बराबर जो फार्मूला होता है वो क्या होता है, ई ए, क्या होता है, ई इंटू ए। तो हमको फाई फाई का क्या करना है, विमा। तो ई की विमा हमको पता होनी चाहिए, यानी इसको क्या लिख सकते हैं, ई की विमा, तो पूरे का लिखेंगे ए की विमा। अब देखिए ये क्या है, क्षेत्रफल, और क्षेत्रफल की क्या होता है, लंबाई गुणे चौड़ाई, और लंबाई गुणे चौड़ाई यानी मीटर स्क्वायर, और मीटर को लिखते हैं एल, यानी इसकी विमा कितनी हो जाएगी, एल स्क्वायर। अब रही बात ई की, तो अब ई की कैसे पता करेंगे, देखिए ई बराबर फार्मूला होता है एफ बटे क्यू नॉट, या ई बराबर एफ, एम क्या होता है एम ए, क्या होता है एम ए, और यह होता है क्यू नॉट। अब देखो एम मतलब हो गया किलोग्राम, किलोग्राम, और किलोग्राम की लिखते हैं मास ए, एम लिखते हैं। ए है त्वरण, और त्वरण की होती है एल टी माइनस टू, यानी इसकी कितनी हो जाएगी, एफ की हो जाएगी एम एल टी माइनस टू हो जाएगी, है ना। क्यू, अगर क्यू की बात की जाए तो क्यू बराबर होता है आई टी, तो आई के लिए हो जाएगा ए और टी हो जाएगा, ठीक है। बस इसको हल कर लेंगे, आ जाएगा एल की घात 2 और 1 कितनी हो जाएगी, एम एल की घात 3 माइनस टी, ये हो ऊपर ले आते हैं, ऊपर लाएंगे एल की घात माइनस हो जाएगा, टी भी क्या हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा। तो फिर एम हो जाएगा एल टी, टी कितने हैं, माइनस का 2 माइनस का 1 माइनस का 3, ई हो जाएगा माइनस का 1 हो जाएगा, ठीक है। कह रहा सिद्ध कीजिए कि एकांक आयतन में किसी समांतर प्लेट संधारित्र में संचित ऊर्जा 1/2 एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर होती है, ठीक है, बहुत आसान है। तो हम मान लेते हैं, चलिए सवाल कह रहा है समांतर प्लेट संधारित्र, ये समांतर प्लेट का हो गया, संधारित्र हो गया, वो पता ही इनकी बीच की दूरी कितनी होती है, मान लेते हैं डी है, ठीक है। और इनके बीच उत्पन्न विभवांतर भी कितना है, वी है। इनके बीच ये वाला स्थान है खाली स्थान, यानी इसका आयतन निकाला जाए, तो आयतन कितने का होता है, लंबाई गुणे, अगर वैल्यूम की बात की जाए, आयतन की बात की जाए, तो आयतन का सूत्र होता है लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई। ये प्लेटें हैं, ये प्लेट है, इस तरह पहली प्लेट है, तो प्लेटों का जो क्षेत्रफल है, प्लेटों का क्षेत्रफल, प्लेटों का क्षेत्रफल हो गया है ए, लंबाई गुणे चौड़ाई क्षेत्रफल हो जाएगा ए, और ऊंचाई यानी इसके बीच की कितना हो जाएगा, वो तो पता नहीं, क्षेत्रफल हो जाएगा, तो दूरी पता है, तो दूरी की जगह डी, ये आयतन निकालना होगा तो क्या लिखेंगे ए गुणे डी, ठीक है। हमने मान लिया ये कोई समांतर प्लेट संधारित्र है जिसकी प्लेट का क्षेत्र कितना है, ए है, प्लेटों की दूरी डी है, खाली स्थान का भी इसमें, यानी इसका आयतन जो है कितना हो गया, आयतन हो गया ए गुणे डी, और इनके दोनों प्लेटों के उत्पन्न विभवांतर वी जो है ये विभवांतर है, ठीक है, विभवांतर वो कितना है, वी है, ठीक है। और अगर हमको पता है, अगर क्षेत्रफल दिया हो ए, दूरी दी हो डी, और आयतन दिया हो वी, तो समांतर प्लेट संधारित्र की जो धारिता होती है, समांतर प्लेट संधारित्र की जो धारिता है वो कितनी होती है, सी बराबर का होते हैं के एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी। हम मान लेंगे परावर्तन के माध्यम में है तो के भी हो गया, तो के हो गया एप्सिलॉन नॉट ए बटा डी। ये तो हम सिद्ध करते हैं जब हम लोग समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता हल करते हैं, ठीक है। इसको मैं सीख देता हूँ ताकि अच्छे से मैंने लिखा है समांतर, ठीक है, धारिता हो गई, हमने धारिता निकाल लिया, और चूंकि संधारित्र है तो संधारित्र की ऊर्जा ज्ञात करनी है, तो ऊर्जा निकालते हैं, संधारित्र की ऊर्जा, और जब ऊर्जा की बात की जाए तो 1/2 सी वी स्क्वायर होता है ना, 1/2 सी, सी का मान क्या हो जाएगा, देखिए के एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी इंटू हो जाएगा वी स्क्वायर, ये पता हो गया। सवाल क्या कह रहा है, एकांक आयतन में, है ना, ये लिख देते हैं एकांक आयतन में, ठीक है, समांतर प्लेट संधारित्र की संचित एकांक आयतन में संचित ऊर्जा, एकांक आयतन में समांतर प्लेट संधारित्र में संचित ऊर्जा निकालें, ठीक है, हमको लिखा जाना है एकांक आयतन है, एकांक आयतन का मतलब आयतन का हो गया वैल्यू, मान लेते हैं वी नीचे हो गया, संचित ऊर्जा, ऊर्जा का डी लिखते हैं, अब हम मान लेते हैं ऊर्जा क्या हो गया, यू हो गया, ठीक है। तो एकांक आयतन में संचित ऊर्जा निकालिए। अब देखिए अगर यू की बात की जाए, ऊर्जा की बात की जाए, तो कितना दिया था, उसको मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, यू के स्थान पे 1/2 के एप्सिलॉन नॉट ए इंटू वी स्क्वायर अपॉन में क्या लिखा था डी, वी आते हैं, और वी वैल्यू, वैल्यू कितना आया है देखिए
ए और पूरी का हो गया डी, ये हो गया ऊपर का पद, इसके बारे में लिखा नहीं, एक लिखा है। हमने बहुत बार बताया है आपको कि जब 4 पद हों तो ऊपर का ऊपर से गुणा कर लीजिए और मध्य का मध्य से, नहीं इसका गुणा इससे हो जाएगा, इसका गुणा इससे हो जाएगा, है ना। तो क्या हो जाएगा 1/2 फिर अपसरण नॉट ए वी स्क्वायर अपॉन में क्या लिखा है डी गुणे ए और गुणे डी, ए से ए का हो जाएगा कर देगा 1/2 ए हो गया अपसरण नॉट हो गया, ऊपर का वी स्क्वायर नीचे डी का डी से गुणा करेंगे डी स्क्वायर, ये हो गया 1/2 ये हो गया एप्सिलॉन नॉट। अब देखिए वी बटे डी लिखा है, वी बटे डी एक फार्मूला होता है ई बराबर वी बटा डी, तो ई वी ई बटा डी में लिखा है उसे हम कह सकते हैं ई, क्योंकि दोनों पे स्क्वायर लगा है तो यहाँ पर भी क्या लेगा स्क्वायर। अगर माध्यम मान लेंगे निर्वात या वायु है तो के का मान कितना हो जाएगा एक, के का मान एक और हमारा सिद्ध हो जाएगा 1/2 एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर। ठीक है, इसके लिए यदि के का मान कितना मान लिया जाए, के का मान मान लें एक है तो 1/2 एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर, तो ये सिद्ध हो गया। ठीक है, देखिए विलगित गोली चालक की धारता का व्यंजक, मान लें अगर पृथक कोई चालक है, ठीक है, ये इसका केंद्र है वो है, इसका आवेश दिया जाता है +2, तो उसके पृष्ठ पर क्या हो जाता है समान रूप से क्या होता है वितरित हो जाता है। तो हम क्या निकालेंगे गोले के पृष्ठ पर, गोले के पृष्ठ पर विभव या उत्पन्न विभव, क्योंकि यहाँ पे दिया था ये दूरी दी हुई है आर है और विभव का सूत्र क्या होता है v बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन, क्योंकि आवेश नहीं दिया था दूरी कितनी दी हुई है आर है और मात्रा क्या हो जाएगा वोल्ट। ठीक है, हमने वो पढ़ा है कि जब संधारित्र को संधारित्र किसी भी गोली चालक को आवेश देते हैं तो उसके विभव में वोल्टेज उसके विभव में वृद्धि हो जाती है, और तो चालक को दिया गया आवेश तो उसके विभव में होने निबद्ध के अनुपात को चालक की रहते धारिता कहते हैं। तो सी बराबर क्यू बटा वी से हल कर लेते हैं, सी क्यू का स्थान पर क्यू और वी का मान कितना आया है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बटे आर, क्यू से क्यू का हो गया कर लिया, तो सी बराबर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू आर और धारिता का मात्रक जो होता है वो होता है फैराड, तो ये दोनों ऊपर आ जाएंगे। ठीक है, इस प्रकार ये भी प्रूफ किया देखिए कितना आसानी से समझो। दो प्लेटों के बीच जो कुछ भरा होता है इनकी पराबैद्युत पदार्थ भरा होता है, तो हम प्लेटों के बीच में इतना विभवांतर लगा दें कि इसके अंदर भरे पदार्थ में भंजन होने लगे टूटने लगे। ठीक है, तो उसे क्या कहते हैं हम लोग भंजक विभवांतर कहते हैं। तो किसी प्लेटों के बीच प्लेटों के सिरों के बीच किसी प्लेटों के सिरों के बीच लगाया गया वह अधिकतम विभवांतर जिससे प्लेटों के मध्य रखे परावैद्युत पदार्थ में क्या होने लगे वैद्युत बंधन होने लगे, ऐसे विभवांतर को क्या कहते हैं भंजक विभवांतर कहते हैं। देखिए चालक की धारिता, अगर आपसे धारिता कोई पूछे धारिता क्या है आप सिंपल बोलिए फिर कोई चालक है, ये चालक हो गया, चालक को जैसे क्या देंगे आवेश, क्या देंगे आवेश, चालक को दिया गया आवेश तथा आवेश देने के बाद इसके विभव में कौन लगी वृद्धि के अनुपात को चालक क्या कहते हैं धारिता कहते हैं, चालक क्या कहते हैं धारिता। किसी चालक को दिया गया आवेश तथा उसके आवेश के कारण चालक के विभव में होने वाली वृद्धि यानी v के अनुपात को क्या कहते हैं चालक की वैद्युत धारिता कहते हैं। ठीक है, मात्रा की पूछेगा तो फैरेड, और अन्य मात्रा पूछेगा तो कूलाम प्रति वोल्ट, कूलाम प्रति वोल्ट होता है। देखिए इलेक्ट्रॉन वोल्ट क्या होता है एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट, क्वेश्चन सिंपल सा है। इलेक्ट्रॉन वोल्ट क्या है जो किसी एक इलेक्ट्रॉन को एक बिंदु से दूसरे बिंदु, किसी इलेक्ट्रॉन को एक बिंदु से दूसरे बिंदु ले जाने में इतना एक इलेक्ट्रॉन को एक बिंदु से दूसरे बिंदु ले जाने में इतना कार्य करना पड़ता है, वही एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। पर शर्त क्या होनी चाहिए उन बिंदुओं के बीच विभवांतर हो वो कितना हो 1 वोल्ट। यदि उन बिंदुओं के बाद विभवांतर 1 वोल्ट हो और किसी इलेक्ट्रॉन को एक बिंदु से यानी ए बिंदु से बी बिंदु तक ए बिंदु से बी बिंदु यानी एक बिंदु से दूसरे बिंदु ले जाने में इतना कार्य करना पड़ता है, वही क्या कहलाता है इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इसका मान होता है 1.6 गुणे 10⁻⁻⁰ 19, 1.6 मतलब क्या हो जाएगा जूल। देखिए ये सिद्ध करना है कि म्यू बराबर जे बटे एन ई स्मॉल ई जो आवेश है और ई का विद्युत क्षेत्र करना है। तो देखिए आपको एक सिंपल तरीका बताता हूँ, याद कर लीजिए। देखिए ये क्या है इसको वीडी जो है इसको कहते हैं अनुगमन वेग। अनुगमन जो वेग होता है वो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के अनुपाती होता है। आप याद कर लीजिए कि अनुगमन जो वेग होता है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के अनुपाती होता है, और जब वैद्युत क्षेत्र यानी अनुगमन हटाते हैं तो यहाँ पे नियतांक आता है उसको म्यू बोलते हैं, और म्यू को हिंदी में कहते हैं तो उसे कहते हैं गतिशीलता। इसका नाम क्या है गतिशीलता। ठीक है, तो हमको म्यू निकालना है, तो अगर म्यू निकालेंगे तो ऊपर हो जाएगा वी डी बटे ई यानी गतिशीलता वैल्यू सॉरी अनुगमन वेग हो गया
या अफवाह में बैद्य शब्द की तीव्रता के अनुपात को हम घर्षणशीलता कहते हैं। ये तो घर्षणशीलता की परिभाषा भी हो गई। आप देखते हैं यहाँ पे हो गया म्यू, वी डी अगर पता कर ले, ठीक है। तो देखिए आई बराबर क्या होता है फार्मूला, एम ई ए वी डी, क्योंकि इस सवाल में जे भी लाना है तो अगर जे हल कर लेते हैं तो जे बराबर क्या होता है आई बटे, तो आई का मान क्या हो गया एम ई ए वी डी अपॉन है, ए उतर गया तो जे बराबर क्या हो जाएगा एम ई वी डी। अगर यहाँ से वी डी निकालेंगे तो क्या हो जाएगा जे बटे एन, तो वी डी का स्थान पे क्या लिख सकते हैं बताइए, जे अपॉन एन ई, और नीचे ए लिखा ही था। ये देखिए इस प्रकार मेरा ये फार्मूला सिद्ध हो गया, ठीक है। देखिए अगर वैद्युत प्रतिरोध की बात की जाए तो वैद्युत प्रतिरोध होता है आर, और आर बराबर ये होता है ई बटे आई, ठीक है। ये हो गया वैद्युत प्रतिरोध। और देखिए वैद्युत चालकता अगर पूछी जाएगा तो क्या बताओगे, वैद्युत प्रतिरोध की व्यतिक्रम को वैद्युत चालकता कहते हैं, इसे सी से करते हैं। और अगर मात्रा की बात की जाएगी तो ओम इनवर्स, ओम इनवर्स इसका मात्रा क्या होता है ओम होता है। देखिए सिंपल समझिए, हमने क्या बताया, ये क्या है वैद्युत प्रतिरोध, ये क्या है वैद्युत चालकता। लेकिन अगर हमको पढ़ना हो विशिष्ट प्रतिरोध, विशिष्ट प्रतिरोध को रो से लिखते हैं, रो बराबर होता है ई बटे जे। अगर ई की बात की जाए तो ये है वैद्युत क्षेत्र, और जे की बात की जाए तो ये है धारा घनत्व, और जो रो है इसे कहते हैं विशिष्ट प्रतिरोध। तो विशिष्ट प्रतिरोध की जो परिभाषा क्या हो जाएगी, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता धारा घनत्व के अनुपात को विशिष्ट प्रतिरोध कहते हैं। आपसे पूछेगा विशिष्ट चालकता, विशिष्ट, देखिए विशिष्ट चालकता, विशिष्ट चालकता सिग्मा बराबर होता है एक बटा रो। अब देखिए सिग्मा बराबर एक बटा रो, रो का मान कितना होता है ई अपॉन जे, है ना, यहाँ पे बराबर लगा है, हम इसको डाल सकते हैं, जे ऊपर आ जाएगा तो जे बटेगा देगा ई, या जे निकालेंगे तो सिग्मा गुणे ई आ जाएगा। तो आपसे कभी कभी कहेगा कि धारा घनत्व और विशिष्ट चालकता में संबंध बताइए, धारा घनत्व और वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता में संबंध बताइए, धारा घनत्व और सॉरी विशिष्ट चालकता और वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता में संबंध बताइए। ये तीनों में से पूछेगा, तो ये प्रूफ भी आ सकता है, इसलिए मैंने ये भी बता दिया। दो समांतर मान लेते हैं, दो तार हैं, ये समांतर है दूसरे को, ठीक है। एक तार मान लेते हैं ए बी, दूसरा क्या है सी डी, तार में धारा पड़ जाएगी आई, और दूसरे में तार में पड़ जाएगी धारा, फिर धारा पड़ती है तो चुंबकीय क्षेत्र भी जमा होता है, ठीक है। और इनके बीच की दूरी जो है वो दूरी आर है, ठीक है। दोनों तारों के बीच की दूरी है आर है, ठीक है। दो तार हैं, तार है ए बी, दूसरा है सी डी, दूरी बराबर है, इस धारा का मान आर होगा, तो इस धारा का मान करेंगे तो इसमें तार मान में चालकता है, धारा प्रतिरोध है, तो चुंबकीय क्षेत्र होता है उस तार में, उस तार की धारा होती है, ये था पास में। तो इस तार में I1 मानेगा, इस वाले में मैंने क्या मान लेते हैं यहाँ पर क्या क्या होगा चुंबकीय क्षेत्र, तो धारा I1 निकाल, धारा I1 निकाला है, ठीक है। धारा I1 निकाल या चालक ऐसे सकते हैं कि चालक ए बी कर सकते हैं, चालक ए बी की तरफ, ए बी की तरफ चालक सी डी ए, क्षेत्र ये निकाल लेंगे। तो हमारा जो ये वाला है ये होगा ये वाला ये होगा टू आई, आई के आर कुछ नहीं होगा, दूरी बदल डालते हैं, ये भी इस तार से दूरी नहीं डाला, तो ये बराबर क्या होगा देखिए I1 और I1 कितना हो गया आर हो गया, है ना। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे जब तार है तो तार पे क्या करूँगा चुंबकीय क्षेत्र, धारा भी बढ़ हो रही है तो इस पे क्या लगेगा बल लगेगा, और इसकी लंबाई कितनी होगी देखिए आई, दोनों तारों की लंबाई क्या रहेगी 2L,
भाई आपसे पूछेगा धारा की परिभाषा बताइए, तो क्या करेंगे, देखिए लंबाई कितनी मान लेंगे 1 मीटर, दूरी कितनी मान लेंगे 1 मीटर, ठीक है, दूरी कितनी मान लेंगे 1 मीटर, लंबाई कितनी मान लेंगे 1 मीटर, और I1 और I2 कितनी मान लेंगे 1 एम्पियर, I1 और I2 का मान 1 एम्पियर मान लेंगे, अब काम करेंगे फिर, तो दोनों के साथ 1 हो गया, है ना, और मोल ऑफ I2 पहले कितना होगा, पता है सबको, जल्दी से हमेशा 1 यूनिट का मान होता है 4 I, 2 × 10⁻⁷, तो इसको जब मान रखेंगे तो बचेगा 2 × 10⁻⁷ ही बचेगा, ठीक है, देखो I1 बटे I2, अब R का मान 1 हो गया, है ना, तो N बराबर हो जाएगा 2 × 10⁻⁷ ये क्या था हमारे, लंबाई का मान हमको मिला मीटर, पूरा लंबाई था, लंबाई का मान मिला मीटर, लंबाई का मान कितना है मीटर है। अगर आपको परिभाषा में पूछेगा एक एम्पीयर की परिभाषा, क्योंकि इस बुक से ये पूछा जाता है आप एक एम्पीयर की परिभाषा दीजिए, तो सिंपल सा बोलेंगे, क्या बोलेंगे 1 एम्पीयर धारा का मान हो सकता है, जब मान है जो निर्वात में 1 मीटर की, 1 मीटर की, आर कितना बोला है, आर 1 मीटर, 1 मीटर की दूरी पर स्थित, 1 मीटर की दूरी पर स्थित, ध्यान रखिएगा, 1 मीटर की दूरी पर स्थित, 1 मीटर की दूरी पर स्थित, लंबाई कितनी थी देखिए 1 मीटर, है ना, 1 मीटर की दूरी पर स्थित जो तारों, वो तारों, 1 मीटर की दूरी पर स्थित दो समांतर तारों में प्रवाहित होने वाली धारा, धारा कितनी थी समान धारा, धारा कितनी थी 1 एम्पीयर, 1 एम्पीयर धारा होगी निर्वात में, या 1 मीटर की निर्वात में 1 मीटर की दूरी पर स्थित दो समांतर धारावाही तारों में, ठीक है, उनकी प्रति एकांक लंबाई पर, एकांक लंबाई पर, एकांक लंबाई पर तो बल कितना लगाती है 2 × 10⁻⁷ 2 × 10⁻⁷ न्यूटन का बल लगाती है, ये हो जाती है एक मीटर की परिभाषा। चूंकि जल्दी जल्दी बताना है, बहुत बताना है, इसलिए